नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, एक तरफ शरद पवार मैदान में उतर चुके हैं, मतदाताओं से सीधी बात कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर से एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खड़ी करने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। उन्होंने वाईबी चौहान सेंटर में शक्ति प्रदर्शन भी किया, जहां शरद पवार अपना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। वहीं इससे बिल्कुल एक विपरीत दृश्य हमें देखने मिल रहा है एनसीपी के विधायकों का। अब मैं एक सूची पढ़ने जा रहा हूं। ये उन विधायकों की सूची है, उन सांसदों की सूची है जो पहले तो शरद पवार के साथ में थे और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो अजीत पवार के साथ में शामिल हो रहे हैं। मकरंद पाटिल, रामराजे नाईक निंबाळकर, दीपक चौहान, राजेंद्र शिंगणे, माणेकराव कोकाटे, चेतन तूपे, ये सारे विधायक हैं जो शरद पवार के साथ थे और अब अजीत पवार के साथ हैं। यहां तक अमोल कोल्हे जो कि सांसद हैं, ये पहले अजीत पवार के साथ थे और अब शरद पवार के साथ में हैं। उनके साथ मंच साझा करता हुआ उनका वीडियो कई जगहों पर हमको देखने को मिला है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर विधायक बार बार यहां से वहां क्यों जा रहे हैं? क्या यह निष्ठा का सवाल है? क्या यह दोस्ती का सवाल है या फिर यह स्वार्थ का संबंध है? महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है कि जन समर्थन कहां जा रहा है उसकी चिंता छोड़ विधायक जो हैं अजीत पवार के साथ में हो लिए हैं। ऐसा ही कुछ हमें शिवसेना के साथ भी देखने मिला। खैर, लोगों की सहानुभूति शरद पवार के साथ है या नहीं, ये तो वोट डाले जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैंने जितने भी नाम गिनाए उसमें से कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके करियर की शुरुआत ही शरद पवार इन्होंने की। तो आखिर बात क्या है? लोग अजीत पवार के पास क्यों जा रहे हैं? शरद पवार का खेमा क्यों दिन ब दिन विधायकों और सांसदों के मामले में कमजोर पड़ते जा रहा है? इस पूरे विषय में बातचीत करेंगे हम प्रसाद काथे इनके साथ। प्रसाद काथे ये महाराष्ट्र के एक जाने माने पत्रकार हैं, जय महाराष्ट्र चैनल के संपादक हैं। ये जो भी कमेंट करते हैं ट्विटर पर उसे गंभीरता से लिया जाता है। इनकी राजनैतिक रिपोर्टों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और उनका आकलन जो है वो अधिकांश सही ही होता है। प्रसाद जी, हमें यह बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि विधायक शरद पवार को छोड़ महाराष्ट्र की राजनीति के जिनको पितामह के रूप में कहा जाता है, कम से कम संजय राउत ने तो कह दिया, उन्हें छोड़ वो अजीत पवार के पास क्यों जा रहे हैं? इसकी प्राथमिक वजह क्या दिख रही है आपको? पहली बात अगर स्पष्ट रूप से देखी जाए तो वो है ढलती उम्र। दूसरी बात अगर स्पष्ट रूप से देखी जाए तो वो है सत्ता की निकटता। और तीसरी बात इसमें अगर देखी जाए तो वो है कि सुप्रिया सुले की कार्यपद्धति। तीन अलग अलग मुद्दे आपके सामने मैंने रखे। अब तीन अलग अलग मुद्दों को मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपके सामने आगे रखना चाहूंगा। पहली बात है ढलती उम्र। शरद पवार की उम्र कितनी है इसकी बहस पूरे देश में छिड़ चुकी है। 82-83 के आसपास की उम्र रखते हैं शरद पवार। शरद पवार की इतनी उम्र के बाद आने वाले दिनों में वो स्वाभाविक रूप से अपनी नेतृत्व की कमान, अपने पार्टी की कमान अपनी बेटी को देना चाहते हैं। बेटी को पार्टी की कमान सौंपने से ही पूरा विवाद शुरू हो गया और अजीत पवार जो खुद इस समय 60 के उम्र के आसपास के हैं, उन्होंने उसके चुनौती में अपनी बगावत को अंजाम दे दिया है। तो जो विधायक बाहर से इन सारी चीजों को देख रहा है वो अपनी सोचता है। आपने जो अपनी प्रस्तावना में बात कही कि विधायकों का फैसला क्या स्वार्थवत है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत एकदम सही सटीक स्पष्ट जवाब है कि विधायकों का फैसला स्वार्थवत है। वो जानते हैं कि आज इस समय चुनकर आया हुआ विधायक कल अगर सत्ता के साथ नहीं रहा तो जो सत्ता के साथ रहने के सारे सुख होते हैं वो उसे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात,
उसे सुख मिलने के ऊपर भी वो चाहता है कि उसके कार्यकाल में और उसके कार्य के आवार में यानी उसके चुनाव क्षेत्र में उसे काम करने के लिए एक मौका मिले और उस काम के जरिए वो अपनी पहचान बना सके ताकि अगली बार वो चुन कर आए। ये सारी चीजें सत्ता में न रहते हुए बहुत मुश्किल बनती जा रही है दिन ब दिन। तो वो चाहता है कि अजीत पवार चूंकि गए हैं सत्ता के साथ, तो उनके साथ चला जाए, हो सके उतने दिन उनके साथ रह लेंगे। एक बार अजीत पवार का सत्ता के साथ वाला कार्यकाल आगे बढ़ता है तो उस समय तब का तब फैसला लिया जाए। अब रही बात अजीत और सुप्रिया के कार्य पद्धति के अंतर। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि जितने लोग इस समय अजीत पवार के साथ गए हैं, वो अधिकतर लोग, उनमें से अधिकतर लोग सुप्रिया की कार्य पद्धति से नाराज। अजीत पवार सुबह से ही कार्यमग्न रहते हैं, रात तक वो लोगों से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और संपर्क और संवाद के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं अपने। सुप्रिया ये नहीं कर पाती। हाँ, एक बात बिल्कुल हमें समझनी होगी, बतौर महिला उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां घर की भी हैं। भले वो राजनीति में हो, भले वो सांसद हो, उनकी जो घर की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाने में भी उन्हें वक्त देना पड़ता है। तो एक महिला और पुरुष के नेता होने का जो एक स्वाभाविक अंतर है, जो संघर्ष पंकजा मुंडे को भी जिंदगी में महसूस करना पड़ा कि जिस तरीके से लोग गोपीनाथ मुंडे से मिल पा रहे थे, वो पंकजा से नहीं मिल पा रहे। जिस तरीके से लोग अजीत पवार से मिल पाते हैं, वैसे वो सुप्रिया से नहीं मिल पाते। तो महिला पुरुष के कार्यशैली में अंतर होगा ही, लेकिन वो अगला जो मुद्दा है, वो है डिलीवरी का। आपको ये बिल्कुल याद होगा मयूर, आप भी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देख रहे हैं। सुप्रिया ने कभी राज्य में अपना ज्यादा वजूद बनाया नहीं था। इसके बावजूद उन्हें राज्य के संपूर्ण एक पक्ष पर थोपने की तैयारी हो रही थी और देखा जा रहा था कि शरद पवार उन्हें महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो जब एक बहुत बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सीटें चुनकर देने वाला राज्य खुद भी सोचता होगा कुछ ना कुछ। वो अजीत पवार को जितने निकटता से जानता है, वो सुप्रिया को उतने निकटता से नहीं जानता। वो सुप्रिया की कार्यशैली को अभी तक देख नहीं चुका है, वो समझना चाहता है। तो ये तमाम कारण हैं जिसके वजह से अभी की स्थिति में विधायक चाहते हैं कि भला हो, अजीत पवार सत्ता के साथ है तो उनके साथ चला जाए। मौका देखकर अगर पाला बदलना है तो समय रहते उसे देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रसाद जी यहां पर यह खड़ा होता है कि शरद पवार मैदान में हैं। शरद पवार ने खुद कई बार कहा है कि वो इससे पहले 4 बार पक्ष को नए सिरे से, नए सिंबल पे लड़ चुके हैं, पक्ष को नए सिरे से बांध चुके हैं। वो जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे कुछ भी बात हो, उन्हें सहानुभूति मिल रही है, ऐसा कम से कम कैमरे पर तो दिख ही रहा है। वसंत दादा पाटिल की धर्मपत्नी ने भी कहा कि जो है शरद पवार जो है वो उन्होंने जो भी किया हो उनके साथ रहना जरूरी है। इमोशनल कार्ड जो है वो ढंग से खेल रहे हैं। ऐसे में तमाम विधायकों के ऊपर यह खतरा बना हुआ है कि वोट डिवीजन की राजनीति में यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वोटों के टुकड़े हुए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में अभी भी सवाल यही है कि विधायक इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही तकनीकी, बहुत ही सटीक आपका सवाल है और वही जुड़ा हुआ है राजनीतिक राष्ट्रवादी पार्टी के भविष्य से। देखिए, आपने हाल फिलहाल में चुनाव आयोग का फैसला दिया। चुनाव आयोग के फैसले में क्या बताया गया, एकनाथ शिंदे के तरफ शिवसेना की जिम्मेदारी देते हुए, तो उन्होंने कहा कि सबसे अधिक लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये एकनाथ शिंदे के साथ देखे गए। न सिर्फ इतना किया गया, बल्कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल के दौरान शिवसेना के अंदर लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखा था और वो एकाधिकार शाही के रूप में इस पूरी की पूरी रचना को लेकर आगे चलना चाहते थे, जिसको इससे पहले ही चुनाव आयोग नकार चुका था। आपको याद होगा, ये फैसले के बीच में कहे गए 2 अत्यंत अहम मुद्दे।
हाँ, अब वो आते हैं बाला साहेब ठाकरे जब थे उस वक्त ही नोटिस दिया गया था कि आपके पार्टी का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक नहीं है। फिर उसे दुरुस्त किया बिल्कुल गया, दुरुस्त करने के बाद कुछ नोटिस निकली, है बहुत बड़ा विवाद है। उस समय भी हमने बिल्कुल उसे ट्रैक किया था, सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कट टू आते हैं हम लोग आज की तारीख 2023 में अजीत पवार जब टूट कर निकले हैं, आपको अत्यंत निकट की प्रफुल्ल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए ही नहीं है सालों से। अनेक वर्षों से एनसीपी में लोकतांत्रिक तरीके से न नियुक्तियां हुई हैं न चुनाव हुए। आप इस बात को याद रखिए और इसी बात को जोड़ के देखिए किस तरीके से शिवसेना को चलाया जा रहा था, किस तरीके से एनसीपी को चलाया जा रहा था। दोनों दलों के बीच लोकतंत्र का अभाव ये चुनाव आयोग के सामने जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जब वो चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावा करें। रही बात लोक प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों की, तो जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि इस दल के पास हैं, वो दल जो अपना राष्ट्रीय तमगा खो चुका है, उसमें से अधिकतर अजीत पवार के पास। लिहाजा इस समय अजीत पवार का पलड़ा भारी है। जो विधायक अजीत पवार के साथ जा रहा है वो ये जानता है कि जनता में अगर कल उसे वापस जाना है तो उसके पास घड़ी का चिन्ह और एनसीपी का नाम होना चाहिए, जो देने का अधिकार आने वाले दिनों अजीत पवार को ही मिलने जाने वाला है, ऐसा इस समय लगभग दिखाई दे। तो कुल मिला के जिस तड़ में लाड़ू उस तड़ में हम, स्वार्थ ही सबका मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन मयूर, इस चर्चा को थोड़ा सा और रोचक बनाना चाहूंगा। एक चुटकुला मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हाँ हाँ। आपको पता हो, हाल फिलहाल में व्हाट्सएप पर एक बड़ा ही अच्छा चुटकुला चला है। एकनाथ शिंदे ने पार्टी इसलिए अलग बना दी क्योंकि उसका अध्यक्ष घर से निकलता नहीं, और अजीत हम्म। पवार ने इसलिए अलग विचार रखे क्योंकि उसका अध्यक्ष घर पे बैठता नहीं। तो इस तरीके से राजनीति बड़ी अलग अलग मोड़ ले रही है। लेकिन जो आपने कहा मनोज जी, वास्तविकता यही है, स्वार्थ सर्वोपरि है। एक बात बताइए कि अब ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये चर्चा इस जगह पे आके रुक रही है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना को तोड़ा, अजीत पवार ने पार्टी पाने के लिए एनसीपी को तोड़ा, बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए इन दोनों की मदद की। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी? जनता की नजरों में इन तीनों पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम नहीं होगी? मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जनता हमेशा से तात्कालिक फैसले करती है। जनता हमेशा से अपने स्वार्थ को ऊपर रखती है। हम राजनेताओं को कितनी भी गाली दे, जनता भी अपने स्वार्थ को हमेशा से ऊपर रखती है। आप एक बात बताइए, जब 2014 में लैंडस्लाइड विक्ट्री से प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए, तो क्या अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां एनडीए में नहीं थी? क्या अटल जी बिल्कुल की थी। सरकार, बिल्कुल, अटल जी की सरकार को चुना गया, तब भी अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी उनके साथ थी। जयललिता, ममता और मतलब जया, ममता और समता, इतने तीन तीन लोग उनके साथ थे जो विचारधारा से एक दूसरे के साथ नहीं थे। लेकिन लेकिन लोगों ने जब चुना, तो लोगों ने एक विशाल यानी ब्रॉडर पिक्चर देखा। उस समय उन लोगों को अटल जी चाहिए थे, उन्होंने एनडीए को, उस समय उनको कांग्रेस नहीं चाहिए। आज की मौजूदा स्थिति में अगर हम राज्य की बात करें, राज्य में इस समय कांग्रेस बेहद कमजोर है। राज्य में कांग्रेस ये विकल्प ही नहीं है। जनता पिछले उद्धव ठाकरे के अत्यंत भयावह विकास विरोधी कार्यकाल को देख चुकी है। वो चाहती है कि इस समय महाराष्ट्र की जो हालत बनी है वो न बने, वो उससे उभरे, महाराष्ट्र आगे बढ़े। तो उन्हें ऐसी स्थिति में ऐसे राजनेताओं को चुनना है जो सचमुच राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। जब चुनने का मौका आएगा, मैं आपको बता दूं, आप और मैं इस समय 2023 में बात, आप कागज पर लिख दीजिए, हमारे सामने कम से कम 300 दिन अभी तक बाकी हैं। 300 दिनों में
पुल के नीचे से बहुत ज्यादा पानी बह जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल चर्चा से एक बात तो साबित हो रही है कि जिसके तड़ में लाड़ू उसके तड़ में हम। जहां मेरा लाभ, जहां मेरा स्वार्थ, वहीं मैं चला। जनता ने वोट दे दिया, 5 साल के बाद उनका नंबर दूसरी बार लगेगा और तब तक मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। इसी राह पर महाराष्ट्र के कई सारे विधायक कभी यहां भागते हैं तो कभी वहां भागते हैं। वो वहीं जा रहे हैं जहां उन्हें अपना लाभ दिखता हो। जाहिर सी बात है, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, इसलिए व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज घूमते हैं कि मैंने एक बार वोट दिया, मैंने 3 मुख्यमंत्री पाए और 5 उप मुख्यमंत्री पाए। लेकिन कुछ ही दिनों में शायद ऐसा भी व्हाट्सएप होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमने 4 पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया और 7 पॉलिटिकल पार्टियां पाई। कुल मिलाकर के स्वार्थ की इस राजनीति में अब निष्ठा नाम का शब्द बचा नहीं है। ऐसे में जनता आखिरकार किसे सही मानती है और किसे वोट देती है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। प्रसाद काथे जी, आप इस शो में आए, आपने अपना नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज के लिए आप 4 PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।